हेलो फ्रेंड्स, टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की तैयारी के लिए हम सीख रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी को। फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के इम्पोर्टेंट वर्क्स और उन इम्पोर्टेंट वर्क्स कब पब्लिश हुए, कब कंपोज्ड हुए और उनमें से भी कुछ इम्पोर्टेंट बातें उन वर्क्स के बारे में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है हो सकता है लेंदी हो जाए, लेकिन पेशेंस बनाए रखिएगा और हर पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले जो नाम लिया जाता है वो टिंटन एबी का लिया जाता है। तो टिंटन एबी से ही हम फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए, टिंटन एबी। टिंटन एबी फ्रेंड्स, हालांकि ये पोएम आपने एमए में पढ़ी होगी और हो सकता है बीए में भी लगी हुई हो, इसकी मुझे जानकारी भी नहीं है बीए में है कि नहीं है, लेकिन डजेंट मैटर, इसको हम डिटेल में भी यहाँ स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पोएम है और ये समझ लीजिए इस पोएम से एक क्वेश्चन आपको 100% वहां मिलने वाला है। फ्रेंड्स, इस पोएम के अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो ये सबसे पहली बात ये है कि ये पोएम ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है, ब्लैंक वर्स। दूसरी बात फ्रेंड्स कि जो ये पोएम है वो ये पोएम लिरिकल बैलेड्स में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी। और लिरिकल बैलेड्स में जो लास्ट पोएम है, लिरिकल बैलेड्स एक्चुअल में एक जॉइंट वेंचर था विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का। दोनों ने एक साथ इसमें कंट्रीब्यूशन किया और एक जॉइंट वेंचर ये पब्लिश हुआ लिरिकल बैलेड्स के नाम से 1798 में। इसकी और डिटेल हम जब बैलेड्स की बात करेंगे तब हम करेंगे। फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये जो पोएम है ये लास्ट पोएम थी जो लिरिकल बैलेड में पब्लिश्ड हुई। मींस लिरिकल बैलेड में 23 पोएम्स थी, तो उनमें जो लास्ट पोएम थी वो क्या थी? टिंटन एबी थी। क्लियर? लास्ट पोएम पब्लिश्ड इन लिरिकल बैलेड्स। बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स? यहाँ क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि लिरिकल बैलेड्स में जितनी पोएम्स थी उनमें सबसे लास्ट में जो पोएम रखी थी वो कौन सी थी? वो टिंटन एबी थी। फ्रेंड्स, इस पोएम के लिए एक खास बात यह है कि इस पूरी पोएम में ऑथर ने कहीं भी टिंटन एबी वर्ड को नहीं यूज किया है। केवल और केवल ये जो वर्ड है ये कहाँ यूज हुआ है? ये टाइटल में यूज हुआ है। क्लियर फ्रेंड्स? द वर्ड टिंटन एबी इज यूज्ड nowhere except the title। केवल टाइटल में ये वर्ड यूज हुआ है, इसके अलावा जो एंटायर पोएम है उसमें ये वर्ड यूज नहीं हुआ। टिंटन एबी है क्या फ्रेंड्स? एक्चुअल में एक वाई रिवर है और एक सवर्न रिवर है, तो वहीं पर एक मठ बना हुआ है टिंटन एबी के नाम से, बड़ा फेमस मठ है। तो उस मठ का यहाँ विलियम वर्ड्सवर्थ ने एक्चुअल में फर्स्ट टाइम वो इस मठ पर टिंटन एबी पर जो विजिट की थी उन्होंने, वो 1793 में वो फर्स्ट टाइम उन्होंने विजिट की। लेकिन विजिट करने के बाद ये पोएम कंपोज नहीं की। ये पोएम जो कंपोज हुई उन्होंने सेकंड टाइम एक विजिट की 1798 में, यानी 1798 में, उस ईयर में जिस ईयर में लिरिकल बैलेड्स पब्लिश हुआ। और यही पोएम उन्होंने 1798 में कंपोज की, यानी 1798 में उन्होंने ये पोएम लिखी। और इसके अलावा वो थर्ड टाइम भी टिंटन एबी गए और वो गए फ्रेंड्स 1841 को। अब ये पोएम अगर कंपोज की बात करें तो कब कंपोज हुई पोएम? विजिटेड टिंटन एबी 1793, 1798 एंड 1841।
पोएम कंपोज्ड इन 1798, यानी 1798 में ही ये पोयम कंपोज हुई। फ्रेंड्स, इस पोयम में एक्चुअल में उन्होंने क्या बताया कि कैसे नेचर ने उनको इन्फ्लुएंस किया। टेल्स हाउ नेचर इन्फ्लुएंस्ड हिम। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि जो टिंटन एबी है उसका फुल टाइटल क्या है। टिंटन एबी मींस फुल टाइटल लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स। चलिए फुल टाइटल इस पोएम का मैं लिख देता हूं, लाइंस कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। ये जो लाइंस लिखी गई हैं वो लिखी गई हैं अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबी ऑन क्लियर ऑन रिविजिटिंग द बैंक ऑफ द वाई। और ये वाई क्या है, ये एक्चुअल फ्रेंड्स एक रिवर का नाम है। ड्यूरिंग अ टूर, और एक टूर के दौरान, और वो टूर कब था, जुलाई 13 1798। ये इस पोएम का कंप्लीट टाइटल है फ्रेंड्स, और इस टाइटल में एक बार टिंटन एबी का जिक्र हुआ है। क्लियर है फ्रेंड्स। और शॉर्ट में इस पोएम को टिंटन एबी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये टिंटन एबी जो इंपॉर्टेंट वर्क था इनका, उसके बारे में कुछ फैक्ट हुए। और एक्चुअल में जो पोएम्स, किसी भी पोएम की जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं फ्रेंड्स, या इंपॉर्टेंट फ्रेजेस हैं, उसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। फिलहाल तो हम यहाँ इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑथर के डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम वर्क लेंगे और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हम लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स। तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, ऑथर की जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोएम है वो है इमॉर्टलिटी ओड। इमॉर्टलिटी ओड। फ्रेंड्स, इस पोएम का भी ये शॉर्ट टाइटल है, इसका जो फुल टाइटल है वो क्या है, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमॉर्टलिटी। ओड on intimations of immortality from recollections of early childhood. Of early childhood. क्लियर फ्रेंड्स, ये इस पोएम का फुल टाइटल हुआ। ये पोएम जो कंपोज्ड हुई है फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये पोएम 2 बार में लिखी गई। ऑथर ने कुछ स्टेंजाज इसके 4 स्टेंजाज यानी 4 स्टेंजा इसके लिखे वो 1802 में, और इसके अलावा ये पेंडिंग पड़ गई। इसके बाद जो बाकी 7 स्टेंजाज हैं वो लिखे गए फ्रेंड्स 1806 में, 1806 में। तो टोटल अगर हम बात करें तो 7 और 4 11 स्टेंजा इस पोयम में है। तो कंपोज अगर हम देखें तो कब हुई कंपोज फ्रेंड्स, कंपोज 1802 और 4 स्टेंजाज। क्लियर, यानी 1802 में ये 4 स्टेंजा लिखे और बाकी 1806 में 7 स्टेंजाज। यहां भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि जो
बाकी जो सेकंड पार्ट है पोएम का वो कब लिखा, फर्स्ट पार्ट कब लिखा। क्लियर फ्रेंड्स। और ये जो पोएम पब्लिश हुई, ये पब्लिश हुई है फ्रेंड्स 1807 में। एक्चुअल में विलियम वर्ड्सवर्थ की जो पोएम्स लिखी गई हैं वो ज्यादातर पोएम्स जो 1798, 99 या 18, 1802, 35, ये जितनी भी पोएम्स इस ड्यूरेशन में लिखी गई हैं वो सारी पोएम्स 1807 में जो इनका एक वॉल्यूम आया, एक बॉक्स आया, उसमें ये कलेक्टिवली पब्लिश हुई। क्लियर। रिटन इन पिंडारिक ओड फॉर्म, ये जो लिखी हुई है फ्रेंड्स ये पिंडारिक ओड फॉर्म में लिखी हुई है। यहां भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। रिटन इन पिंडारिक ओड फॉर्म। बात क्लियर हुई। इसके अलावा इस पोएम की अगर सोर्स की बात करें तो ये जो पोएम इंस्पायर्ड थी बाय वॉगन्स द रिट्रीट। एक ऑथर थे फ्रेंड्स हेनरी वॉगन, तो वॉगन की एक पोएम थी द रिट्रीट, तो द रिट्रीट से इंस्पायर्ड थी, यानी रिट्रीट जो पोएम थी द रिट्रीट वो इसका सोर्स है, बेसिकली वहां से ये पोएम ली गई है। क्लियर। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट बात कि जो एमर्सन रहे हैं, R.W. एमर्सन, राल्फ वॉल्डो एमर्सन एक अमेरिकन ऑथर थे, उन्होंने इस पोएम को कहा है कि मोर्टिटी ओड इज अ हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। ओड इज अ हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। और ये बात किसने कही है फ्रेंड्स, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पूछा गया है कई बार। ये कही है फ्रेंड्स R.W. एमर्सन ने। क्लियर हुई बात। तो इमोर्टिलिटी ओड, फुल टाइटल ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टिलिटी फ्रॉम रिकलेक्शंस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, रिटन 1802 में 4 स्टेंजाज और बाकी 1806 में 7 स्टेंजाज, टोटल 7 and 4 11 स्टेंजाज इस पोएम में है। पिंडारिक ओड फॉर्म में लिखी गई है, पब्लिश 1807 में हुई। इंस्पायर्ड कहां से थे ऑथर, यहाँ वॉगन्स द रिट्रीट, ये इसका सोर्स है द रिट्रीट। क्लियर। और R.W. एमर्सन ने इस पोएम को क्या कहा है, इमोर्टिलिटी ओड इज अ हाई वाटर मार्क ऑफ पोएट्री। अब फ्रेंड्स एक और इंपॉर्टेंट पोएम, जिस पोएम को विलियम वर्ड्सवर्थ का मास्टरपीस कहा जाता है, मैग्नम ओपस जिसको कहा जाता है, वो पोएम है फ्रेंड्स द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड एक्चुअल में क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, यानी आत्मकथा ये ऑथर की है, और जिसमें उन्होंने अपनी जो अर्ली स्टेज है, बर्थ से लेकर और अपनी यूथ तक के जो एक्सपीरियंसेस है उनको बताया। यूथ भी क्या फ्रेंड्स, एक्चुअल में ये चाइल्डहुड तक की जो मेमोरीज हैं उसको यहाँ इस पोएम में इन्होंने बताया है। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। बात क्लियर हुई। इसके अलावा ये जो लिखी गई है फ्रेंड्स ब्लैंक वर्स में ये पोएम लिखी गई है, इन ब्लैंक वर्स। क्लियर है फ्रेंड्स। पहले जो पोएम पब्लिश हुई ये एक्चुअल में 13 बुक्स में ये पोएम पब्लिश हुई। अर्लियर published in 13 books, लेकिन बाद में इसको 14 बुक्स में ये पब्लिश किया गया, यानी 14 बुक में ये पोएम लिखी हुई है। कौन, द प्रिल्यूड। क्लियर है फ्रेंड्स। एक्चुअल में विलियम वर्ड्सवर्थ का एक प्लान था, वो था कि एक रेक्लूज के नाम से एक पोएम, एक लॉन्ग पोएम, उनका एक ईपिक लिखने का उनका प्लान था, और उस रेक्लूज को उन्होंने दो भागों में बांट दिया, एक तो द एक्सकर्सन और एक द प्रिल्यूड। एक्सकर्सन फ्रेंड्स एक्चुअल में 9 पार्ट्स में वो बुक थी,
और जो द प्रिल्यूड है ये 14 पार्ट्स में ये बुक हो गई। लेकिन उनका जो प्लान जो था रेक्लूज लिखने का वो कंप्लीट नहीं हो सका। क्लियर। अब इस पोएम की अगर बात करें तो ये जो द प्रिल्यूड है ये कहीं 1798 से लेके 1805 के बीच में ये लिखी गई है। लेकिन ये जो पोएम है ये पब्लिश्ड जो हुई है फ्रेंड्स ये आफ्टर डेथ यानी पोस्ट्यूमसली ये पोएम पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई? 1850 पोस्ट्यूमसली मींस पोस्ट्यूमस का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? जन्म मींस मरने के बाद ये पोएम जो है पब्लिश हुई है। बात क्लियर। ये जो पोएम है ये द प्रिल्यूड ये एक्चुअल में डेडिकेटेड टू एसटी कॉलेज कॉलेज को इन्होंने ये पोएम डेडिकेट की हुई थी। डेडिकेटेड टू एसटी कॉलेज। इस पोएम का जो सबटाइटल उन्होंने दिया वो सबटाइटल दिया फ्रेंड्स जो एक्चुअल में एसटी कॉलेज ने इसको सबटाइटल दिया और वो सबटाइटल क्या दिया फ्रेंड्स? ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। क्लियर। ये क्या है? अगर हम द प्रिल्यूड के सबटाइटल की बात करें तो द प्रिल्यूड का सबटाइटल है ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। बात क्लियर फ्रेंड्स। इस पोएम को जब शुरू में टाइटल किया गया तो टाइटल क्या दिया था फ्रेंड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो इसको टाइटल दिया था द प्रिल्यूड को वो द प्रिल्यूड नहीं था, वो टाइटल था फ्रेंड्स द पोएम टू कॉलेज। टाइटल्ड बाय वर्ड्सवर्थ। क्या था फ्रेंड्स? वर्ड्सवर्थ ने इसको द प्रिल्यूड टाइटल नहीं दिया, वो दिया द पोएम टू कॉलेज। क्लियर। लेकिन इस पोएम को जब ये पोएम पब्लिश हुई तो पब्लिश कैसे हुई? चूंकि ऑथर तो मर चुके थे तो ऑथर की जो विडो थी कौन थी फ्रेंड्स? वाइफ उनकी बताइए। वो थी मैरी हचिंसन। अब वो कौन हो गई थी? मैरी वर्ड्सवर्थ हो गई थी। तो मैरी वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को जो टाइटल दिया वो दिया द प्रिल्यूड। द प्रिल्यूड। क्लियर। तो प्रिल्यूड के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ हो गई हैं फ्रेंड्स, पॉइंट वाइज मैं बताता चल रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। देखिए द प्रिल्यूड ऑटोबायोग्राफिकल है, ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। पहले 13 बुक्स में थी लेकिन बाद में 14 बुक्स में इसको बांट दिया गया। ये 1798 से 1805 के बीच में लिखी गई। पब्लिश आफ्टर डेथ मरने के बाद ये पब्लिश हुई ऑथर की 1850 में 1850 में। और ये वही ईयर है 1850 जिसमें ऑथर की डेथ भी हो गई थी। क्लियर फ्रेंड्स। ये एसटी कॉलेज को डेडिकेटेड है। कॉलेज ने इसको सबटाइटल दिया था ग्रोथ ऑफ ए पोएट्स माइंड। लेकिन विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो इस पोएम को जो टाइटल दिया था शुरू में वो दिया था द पोएम टू कॉलेज, जिसको बाद में मैरी हचिंसन ने यानी मैरी वर्ड्सवर्थ ने इस पोएम को टाइटल दे दिया। ये जो प्रेजेंट टाइटल है द प्रिल्यूड ये मैरी वर्ड्सवर्थ ने दिया इसको। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स नोट कर लीजिए। इसके बाद एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो पोएम है फ्रेंड्स वो है टू मिल्टन। और इसका सबटाइटल क्या है फ्रेंड्स? लंदन 1802। ये इस पोएम का सबटाइटल है। एक्चुअल में ये एक पोएम क्या है? ये एक सोनेट है।
और इस पोएम में ऑथर ये कहते हैं कि जो इंग्लिश पीपल हैं वो सेल्फिश हो गए हैं, और वो यहाँ मिल्टन को मेमोराइज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मिल्टन, दाउ शुड बी लिविंग एट दिस आवर, कि तुम्हें तो इस समय जिंदा रहना चाहिए था। क्लियर फ्रेंड्स? और ये जो पोएम है ये लिखी गई है फ्रेंड्स, कब हुई कंपोज? 1802 में। एंड पब्लिश कब हुई? 1807 में। ये सी यूज किया है फ्रेंड्स यहाँ एब्रिविएशन कंपोज्ड के लिए, और पी यूज किया है पब्लिश्ड के लिए। क्लियर? ये तो आप समझ ही जाएंगे। नेक्स्ट पोएम है द रेनबो। और रेनबो क्या होता है? इंद्रधनुष होता है। इसका जो सबटाइटल है फ्रेंड्स वो क्या है? और माय हार्ट लीव्स अप। एक चीज और है, यहाँ जितनी भी पोएम वर्ड्सवर्थ की है जिसको इन्होंने सबटाइटल दिया है, वो सबटाइटल भी आपको साथ साथ लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी कई बार पूछा जाता है। और ये जो रेनबो है ये क्या है फ्रेंड्स? एक लिरिक है। ऊपर वाली पोएम तो सोनेट थी, लेकिन ये एक लिरिक है। और रेनबो जो पब्लिश हुई, जो रिटन है फ्रेंड्स, वो जो कंपोज्ड है वो है 1802 में, 1802 में ही ये पोएम कंपोज की गई। बात क्लियर है फ्रेंड्स? इसके बाद एक पेस्टोरल पोएम वर्ड्सवर्थ की आती है, और वो क्या है? माइकल। माइकल माइकल एक पेस्टोरल पोएम है, और जो लिखी गई थी फ्रेंड्स, कंपोज्ड इन 1800, 1800 में ये लिखी गई। एक एक्चुअल में पेस्टोरल नैरेटिव पोएम ये कही जाती है। पेस्टोरल नैरेटिव पोएम। पेस्टोरल क्या होती है फ्रेंड्स? पेस्टोरल होती है रिलेटेड टू शेफर्ड। पेस्टर कहते हैं शेफर्ड को, गडरिये को। तो गडरिये से रिलेटेड कोई पोएम या कोई देहाती बैकग्राउंड से रिलेटेड कोई पोएम होती है तो उसको कहा जाता है पेस्टोरल पोएम। क्लियर है बात? तो पेस्टोरल नैरेटिव पोएम है। इसमें एक पुअर शेफर्ड की बात यहाँ ऑथर ने की है, और वो पुअर शेफर्ड कौन है? वो माइकल है। माइकल का एक बेटा भी है फ्रेंड्स, ल्यूक। और इस पोएम में ऑथर ने क्या बताया है? वो बताया है कि किस तरह कोई व्यक्ति गांव से अगर वो शहर में चला जाता है तो किस तरह वो खराब हो जाता है। क्लियर? फ्रेंड्स, माइकल के बाद एक पोएम आती है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और ये जो टाइटल है फ्रेंड्स, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये पोएम जो कंपोज हुई वो हुई फ्रेंड्स 1804 में, यानी 1804 में। और जो पब्लिश हुई है फ्रेंड्स वो 1809 में। वो 7 में नहीं हुई, ये 1809 में हुई। और एक्चुअल में एक मैगजीन थी, द फ्रेंड। वो द फ्रेंड में ये पब्लिश हुई। क्लियर फ्रेंड्स? 1809 में। और ये जो पोएम है ये एक्चुअल में एक सेपरेट पोएम भी पब्लिश हुई, लेकिन ये जो द प्रिल्यूड है, लॉन्ग पोएम है, उसका एक पार्ट है। अ पार्ट ऑफ द प्रिल्यूड का एक पार्ट है, और इंक्लूडेड इन बुक 11। प्रिल्यूड की जो बुक 11th है उसमें ये पार्ट इंक्लूड है। क्लियर? इसके बाद फ्रेंड्स एक और बढ़िया पोएम आती है, ओड टू ड्यूटी। क्लियर? ओड टू ड्यूटी। ये कंपोज हुई है फ्रेंड्स 1805 में, एंड जो पब्लिश हुई है वो हुई है 1807 में। एक्चुअली फ्रेंड्स जो इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं उनको आप कंपोजिंग ईयर और पब्लिशिंग ईयर उनका ये भी आप साथ साथ लर्न कर लीजिएगा।
क्या पता कौन सी चीज एग्जाम में पूछ ली जाए। और फ्रेंड्स एक चीज और मैं बता दूं, जो 2016 सॉरी 2016 वाला यानी 16 वाला जो पेपर था वो बड़ा लॉजिकल पेपर रहा है। उस पेपर को अगर आप देखें, आपने देखा ही होगा ऑब्वियसली, आप तैयारी कर रहे हैं, बड़ा लॉजिकल है। और लॉजिकल है तो वहां आपको अब जो ट्रेडिशनल आप तैयारी कर रहे हैं उससे आपको थोड़ा सा वहां आपको लॉजिकल भी होना पड़ेगा। वहां पता नहीं ऑथर के बारे में कौन सी बात पूछ ली जाए, कौन सा क्वेश्चन वहां पूछ लिया जाए, तो इसलिए अपनी तैयारी को थोड़ा वाइड आप कर लीजिएगा। क्लियर? तो जो ओट तो ये जो पोएम है ओड टू ड्यूटी, ये एक्चुअल में क्या है? पोएट कॉल्स ड्यूटी, पोएट की एक पुकार है ड्यूटी के लिए। और ड्यूटी को वो क्या कहता है? बड़ी एक फेमस लाइन है कि स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। ऑथर ने ड्यूटी को क्या कहा है फ्रेंड्स? द स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, ये उन्होंने ड्यूटी को कहा है। इसके बाद फ्रेंड्स कुछ लूसी पोएम्स भी ऑथर ने लिखी, और जो लूसी पोएम्स हैं वो 5 पोएम्स, जो लूसी पोएम्स हैं वो एक्चुअल में एक सीरीज थी, एक 5 पोएम्स की सीरीज थी। वो 5 पोएम्स लिखी। और लूसी कौन थी? कुछ क्रिटिक्स तो कहते हैं कि जो ऑथर की अपनी बेटी थी कैरोलाइन, जो एंटीवेलन से इनको पैदा हुई थी। एंटीवेलन जो फ्रेंच, जब इनका टूर था तो उस दौरान इनका जो अफेयर हुआ उससे जो बेटी पैदा हुई कैरोलाइन, कुछ तो कहते हैं कि वो बेटी है, लेकिन कुछ क्रिटिक कहते हैं कि ये एक इमेजिनरी चाइल्ड है लूसी। तो लूसी पर इन्होंने टोटल 5 पोएम्स लिखी। कौन कौन सी वो लिखी, उसमें से हम उनके टाइटल यहाँ लिख लेते हैं। फर्स्ट, जो फर्स्ट पोएम थी वो थी फ्रेंड्स, स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन। स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन। आई ट्रेवल्ड अमोंग अनट्रोडन मैन। आई ट्रेवल्ड among the untrodden ways, not men। क्लियर? और जो नेक्स्ट पोएम है, सी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज। She dwelt among the untrodden ways, and 3 years she grew in sun and shower। क्लियर? और जो लास्ट पोएम थी फ्रेंड्स, 5th पोएम, वो थी अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। क्लियर? तो देखिए फर्स्ट पोएम थी स्ट्रेंज फिट्स ऑफ पैशन हैव आई नॉन। सेकंड है आई ट्रेवल्ड अमंग द अनट्रोडन मैन। फ्रेंड्स ये यहाँ मैन है, वेज नहीं है। दूसरी पोएम में यहाँ वेज है, इसमें मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। तो यहाँ पर क्या है? अनट्रोडन मैन। एंड नेक्स्ट पोएम थी शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, एंड 3 years शी ग्रीव इन सन एंड शावर, एंड अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील। तो ये 5 पोएम्स की एक सीरीज थी जिसको हम लूसी पोएम के नाम से जानते हैं। क्लियर फ्रेंड्स? तो नोट डाउन दीज थिंग्स। नेक्स्ट पोएम थी फ्रेंड्स,
शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट। क्लियर। और ये जो पोएम थी शी वॉज अ फैंटम ऑफ डिलाइट, ये कंपोज हुई है फ्रेंड्स 1804 में और पब्लिश हुई है 1807 में। क्लियर। ये जो लिखी गई है फ्रेंड्स, ये मैरी हचिंसन पर इन्होंने ये पोएम लिखी। अपॉन मैरी हचिंसन, जो इनकी कजन थी जिससे इन्होंने बाद में शादी कर ली थी, तो मैरी हचिंसन पे ये पोएम लिखी हुई है। क्लियर फ्रेंड्स। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, और जिसका जो सबटाइटल है वो क्या है फ्रेंड्स, और द लीच गैदरर। लीच गैदरर क्या होता है फ्रेंड्स, लीच एक्चुअल में एक कीड़ा होता है जिसको हम जोक कहते हैं, जो मार्सी लैंड होती है, दलदल होती है, वहां पाया जाता है। अक्सर वहां अगर जानवर चले जाएं पानी पीने नहलाने तो वो जानवर की स्किन से चिपक जाता है। तो एक लीच गैदरर की एक कहानी है, एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा बूढ़ा है और वो लीच पकड़ता है, पकड़ के अपना गुजारा वो करता है, उसकी ये कहानी है। और ये जो कंपोज हुई है 1802 में हुई। इसका कंपोजिशन अब डजेंट मैटर, छोड़ दीजिएगा, अब बहुत ज्यादा कंपोजिशन की आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और ये फ्रेंड जो लिखी गई है ये पोयम, ये राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है। राइम रॉयल स्टेंजा में ये लिखी गई है। क्लियर। टू द कुकू, नेक्स्ट पोएम। और जो एक कुकू बर्ड है, बर्ड के ऊपर लिखी गई है, ये एक लिरिक है। और एक्चुअल में जो याद दिलाती है, ये याद दिलाती है ओड टू अ स्काईलार्क की। रिमाइंड्स ओड स्काईलार्क। और ये ओड टू अ स्काईलार्क किसकी पोएम थी, ये फ्रेंड्स पीवी शैली की एक पोएम थी। और स्काईलार्क के ऊपर कंफ्यूज मत होना, एक्चुअल में विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी एक पोएम स्काईलार्क के ऊपर लिखी, और वो क्या थी, टू अ स्काईलार्क। ये जो टाइटल रहा है ये वर्ड्सवर्थ की पोएम का रहा है। और टू अ स्काईलार्क ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक सोनेट इन्होंने लिखी है। क्लियर। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पोएम आती है, सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी रीपर। बड़ी फेमस पोएम है सोलिटरी रीपर, इंपॉर्टेंट पोएम है। और ये जो कंपोज हुई है वो 1803 में, पब्लिश हुई है फ्रेंड्स 1807 में। क्लियर। सोलिटरी रीपर। और एक्चुअल में ये जो पोएम है ये क्या है, ये लिरिक है। और ये लिरिक कब है, ड्यूरिंग द स्कॉटलैंड टूर। स्कॉटलैंड का टूर था ऑथर का, इनकी सिस्टर डोरोथी साथ थी और एसटी कॉलरिज इनके साथ थे। तब उस टूर पे जब ये स्कॉटलैंड में थे, तब वहां इन्होंने ये पोयम लिखी, द सॉलिटरी रीपर। और एक्चुअल में ये जो पोयम है ये एक बच्ची की कहानी है जो हंसी से अपनी फसल काटती रहती है और गाती रहती है। और एक्चुअल में ये क्या है, ये जो पोयम है ये कोई नेचुरल जो इंसिडेंट है उससे इंस्पायर्ड नहीं है, ये रियल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड नहीं है। एक्चुअल में एक बुक थी, उस एक विजिटिंग बुक थी, बुक में एक टाइटल ऑथर ने देखा, तो वो जो टाइटल था उस टाइटल को देख के ही इन्होंने फिर ये पोयम सॉलिटरी रीपर लिख दी। क्लियर। चलिए नोट कर लीजिए इनको भी फटाफट। द डेफोडिल्स एक पोयम रही है फ्रेंड्स। और डेफोडिल्स क्या होते हैं, ये फ्लावर्स होते हैं डेफोडिल्स। और डेफोडिल्स
इसका जो सबटाइटल अक्सर पूछा जाता है वो क्या है? आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, ये डेफोडिल्स है, डेफोडिल्स का सबटाइटल है। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पोएम, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट है। जो कंपोज की गई थी फ्रेंड्स 1802 में, 1802 में लिखी, लेकिन पब्लिश ये हुई 1807 में। क्लियर? और इंपॉर्टेंट पोएम है, इसको हम डिटेल स्टडी भी इसकी करने वाले हैं, क्योंकि कई चीजें इसमें से पूछी जाती है। और ये एक्चुअल में ये पोएम क्या है, इसमें ऑथर ने जो मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उसको बताया है, यानी जो भौतिकवादिता है, उस समय पर जो भौतिकवादिता हावी हो गई थी उसको यहाँ कंडेम किया है ऑथर ने। और ये जो पोएम है ये एक पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन सोनेट, बात क्लियर है फ्रेंड्स? एक और पोएम है लाउडेमिया। लाउडेमिया, लाउडेमिया क्या है फ्रेंड्स? लाउडेमिया एक्चुअल में एक पोएम जिसका जो कंपोजिशन है फ्रेंड्स वो 1814 में ये पोएम कंपोज हुई और 1815 के आसपास ये पब्लिश हुई। इसका जो सोर्स है फ्रेंड्स, ये अक्सर पूछा जाता है, यूरिपाइडीज और जो वर्जिल हैं, ये जो दो ऑथर इसके सोर्स हैं। एंड वर्जिल। क्लियर? एक नैरेटिव पोएम है लाउडेमिया। क्लियर हुई फ्रेंड्स? पील कासल और एक पोएम इनकी पील कासल रही है। पील कासल एक्चुअल में फ्रेंड्स क्या था, एक जो ऑथर थे, सॉरी एक पेंटर थे ब्यूमा। ब्यूमा ने एक पील कासल का एक चित्र बनाया हुआ था और वो क्या था, स्टॉर्म में घिरा हुआ पील कासल था। पील कासल क्या है फ्रेंड्स? एक किला है, इसका नाम ही यहाँ दिख रहा है, पील कासल, एक आइलैंड पे। तो वो घिरा हुआ था और उससे इंस्पायर्ड होकर ऑथर ने ये पोयम ये लिखी, पील कासल। और इसका जो पूरा टाइटल है, फुल टाइटल है फ्रेंड्स, वो क्या है? द इलेजाइक स्टेंजाज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पील कासल। क्लियर? चलिए लिख देता हूं इसको मैं भी में। The elegiac stanzas suggested by a picture of पील कासल। क्लियर फ्रेंड्स? तो पिक्चर किसकी थी? ये ब्यूमा एक ऑथर रहे हैं, जॉर्ज ब्यूमा, सर जॉर्ज ब्यूमा। क्लियर? तो ब्यूमा ने ये जो पिक्चर एक बनी हुई थी इनकी पिक्चर पील कासल, इन्होंने तूफान में घिरा हुआ दिखाया था। द टेबल टर्न्ड, ये भी इंपॉर्टेंट पोएम रही है। और ये फ्रेंड्स अबाउट नेचर के, अबाउट नेचर ये पोएम रही है। क्लियर? इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पोएम आती है, द फाउंटेन। और फाउंटेन में क्या है फ्रेंड्स? द फाउंटेन में पोर्ट्रेट ऑफ हिज फ्रेंड मैथ्यू। इनका एक दोस्त जो मैथ्यू था, मैथ्यू का एक पोर्ट्रेट यहाँ इस
पोएम में द फाउंटेन में मिलता है। पीटर बेल, और पीटर बेल के बाद एक और रही है गिल्ट एंड सोरो। गिल्ट एंड सोरो के बाद रूथ के नाम से एक पोएम इन्होंने लिखी, रूथ और द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। रूथ और द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, द इडियट बॉय। तो यहाँ जो फ्रेंड्स जो पोएम मैंने दी हैं ये इंपॉर्टेंट पोएम्स मैंने दी हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी बुक हो, चाहे वो प्रकाश हो, रंजीत हो या प्रवालिका पब्लिकेशन से आनंद हो, किसी भी बुक को आप देखेंगे हर बुक के अंदर विलियम वर्ड्सवर्थ की और बहुत सारी पोएम्स जो है वो दी गई हैं। यहाँ पर मैंने सबको नहीं लिया, एक्चुअल में यहाँ मैंने जो बताया है ये जो इंपॉर्टेंट पोएम्स है उन्हीं को ही बताया है, तो वहां से जो लिस्ट है उसको भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी माइनर पोएम्स हैं। अक्सर कई बार पूछ लिया जाता है कोई माइनर पोएम का टाइटल वहां देख के क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की है या कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है। इसके अलावा फ्रेंड्स ये जो पोएम्स है इनके अलावा इन्होंने सोनेट्स भी लिखी, और जो सोनेट सीरीज है फ्रेंड्स उसमें सबसे पहले तो नाम आता है द रिवर डडन सोनेट्स का, द रिवर डडन सोनेट्स। और ये जो लिखी गई थी फ्रेंड्स ये 1820 में ये रिवर डडन सोनेट्स ये लिखी गई थी। दूसरी है फ्रेंड्स एक्लेस्टिकल सोनेट्स। और ये सोनेट्स क्या है, एक्लेस्टिकल से मतलब है फ्रेंड्स धार्मिक, इसमें इन्होंने रिलीजियस सोनेट्स यहाँ लिखे हैं। और ये जो आए ये 1822 में आए एक्लेस्टिकल सोनेट्स। इसके अलावा सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी। सोनेट्स डेडिकेटेड टू लिबर्टी, और फ्रेंड्स ये आए हैं 1835 में। और इसके अलावा और कुछ सोनेट्स इन्होंने लिखे, और वो किस टाइटल में थे, वो थे मिसलेनियस सोनेट्स। क्लियर? तो मिसलेनियस सोनेट्स में बहुत सारे सोनेट्स इनके थे, और मिसलेनियस का मतलब होता है मिश्रित। तो ये 4 जो टाइटल हैं इनके ये सोनेट्स के टाइटल थे। इसके अलावा इन्होंने फ्रेंड्स क्या लिखा, एक प्ले भी लिखा, एक ट्रेजेडी इन्होंने लिखी, और उसका जो टाइटल था वो था द बॉर्डरर्स। क्लियर? ये प्ले है इनका, और वो ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी और प्ले। क्लियर? द बॉर्डर्स। और ये लिखा कब था, ये भी इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स, 1795 में, चूंकि एक ही प्ले इन्होंने लिखा द बॉर्डर्स के नाम से, वो 1795 में लिखा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर चलिए अब यहीं कंप्लीट करते हैं, चूंकि बहुत लेंथी लेक्चर हो गया, आप भी बोर हो गए होंगे। फ्रेंड्स इस पूरे लेक्चर में मैंने जो इंपॉर्टेंट वर्क्स थे ऑथर के उनको बताने की कोशिश की। आई होप आपको ये अच्छा भी लगा होगा। एंजॉय किया या नहीं किया कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे ऑथर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑथर के बारे में या इनके वर्क्स के बारे में, उसको लेंगे हम। और प्लस ये जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, इन जो ये जो वर्क्स हैं सारे, इनसे इंपॉर्टेंट कुछ कोटेशंस भी निकल कर आएंगी, उनकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। फ्रेंड्स एंजॉय करते रहिएगा, और अपनी तैयारी को बिल्कुल भी आप ढीला मत कीजिएगा, तभी आप सिलेक्शन पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, और हाँ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।